नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने इन्फॉर्म किया था कि अब हम आपके लिए 2026 का मेंस का जो है लेक्चर शुरू करते हैं। और इसमें क्या है कि पूरा सिलेबस जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करा दिया जाएगा। तो ये आपके लिए जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, जिन साथियों ने जो है मेंस की अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो वो क्या करें, साथ साथ अपना पूरा जो है सिलेबस पढ़े टॉपिक वाइज और क्वेश्चन आंसर देखते रहिए। सबसे पहले आप PYQ लगाइए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आयोग पूछता है। और दूसरा क्या है, ये वीडियो सीरीज जो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपके पास मेंस के लिए इनफ टाइम है, काफ़ी पर्याप्त समय है अभी। अगर आप अभी डेली एक क्वेश्चन भी लिखते हैं तो अगले 4-5 महीनों में क्या है, आपका एडवांस लेवल की तैयारी हो चुकी होगी। अब जैसे कि दिसंबर में बता रहे हैं कि प्री होगा 2026 का, तो उसके बाद आपको मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मेंस के लिए मुश्किल से 3 से 3.5 महीने देगा आयोग। तो मेंस की तैयारी के बगैर आप बताइए प्रीलिम्स निकाल कर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको समय है ही है, लेकिन ये पूरा समय प्रीलिम्स कोई नहीं पड़ेगा। जो भी समझदार छात्र होगा वो क्या करेंगे कि अपना मेंस जो है, जो भी कमियां हैं जिनकी, वो अपनी कमियां पूरी करेंगे। और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल, जिन्होंने अभी 1-2 साल ही हुए हैं जिनको तैयारी करते हुए, तो वो क्या है, वो अपना मेंस अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। तो आप सबसे पहले बेसिक किताबें पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अभ्यास हमारे साथ कर सकते हैं। अगर जुड़ना है, ये निःशुल्क पहल रहेगी। पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर कराया जाएगा। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि जैसे आज मैं GS1 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो अभी आप लोग सलाह दे सकते हैं कि GS1 पहले कंप्लीट कराया जाए या एक एक क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लिया जाए। जैसे आज GS1 करा देंगे, कल GS2 का एक क्वेश्चन करा देंगे, और इसी क्रम में जितने भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। फिर जिनको पूछे जाने के कम चांस है वो करेंगे बाद में। तो यही तरीका होता है। जैसे आप जानते हैं ना, एक 20-80 रेशो होता है फार्मूला। अगर आप 20% कर लेते हैं, हर एग्जाम में ये होता है, कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक 20% होते हैं तो उससे आपका 80% कवर हो जाता है। तो पहले क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है वो करने चाहिए, PYQ देखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है ये कैसे पता चलेगा, PYQ से पता चलेगा। तो अभी GS1 का आज मैं शुरू कर रहा हूँ, कल देखते हैं GS1 या GS2 का ही एक क्वेश्चन और बना दिया जाएगा, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चलते रहेंगे हम। जिनको भी कोई डाउट है वो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 9811504781। और ये PDF वगैरह आपको यहाँ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फोकस IAS PCS। और दोस्तों, केवल PDF के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जितनी भी PCS या IAS लेवल की परीक्षाएं, लोग ना PDF के पीछे भागते हैं, है ना। PDF तो ठीक है, PDF उन्हीं के काम आता है जिनका बेस क्लियर है, जिनके कंसेप्ट क्लियर है। आप अगर सोचते हो कि PDF से या सीधे किताब पढ़ने से ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। पहले बेसिक किताबें पढ़िए। किताब का मतलब मेरा PYQ। केवल PYQ से ठीक है, PYQ का फ़ायदा भी उन बच्चों को ज़्यादा मिलता है जो एडवांस लेवल के होते हैं छात्र, जिनका सब कुछ कवर किया जा चुका है। अच्छा, अगर आप समझोगे नहीं, क्योंकि अभी भी देखते हैं जो बच्चे 3-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो उत्तर ऐसे लिख देंगे कि एग्जाम में उसको पढ़ेगा ही नहीं। उत्तर लिखने के भी अपने तरीके होते हैं। तो हमारी ये जो सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, इसके आप इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर लेखन के तरीके बताए जाएंगे, उसकी प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर आपको उदाहरण देने चाहिए, कहाँ पर आपको फैक्ट का प्रयोग करना चाहिए, डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। इंट्रो अगर आप लिख रहे हो, यहाँ कोई डेफिनेशन दे या कोई करंट से टॉपिक दे, या किस प्रकार का एक भूमिका आपको बनानी है, वो सब बताया जाएगा। ऐसे ही निष्कर्ष कैसे लिखना है ये बताया जाएगा। और मेन बॉडी की डिमांड कैसे पूरी करते हैं, ये सब उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। ये समझाते चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व भी कराते चलेंगे। तो अभी आज क्वेश्चन लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री भी हम शुरू करेंगे, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री का आपको पता है लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर भी और प्रीलिम्स में भी। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इसको करा देंगे, जो भी इसका जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे। फिर अपना वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, ये भी कराया जाएगा। और जो भी सोसाइटी वगैरह, जो भी जितना भी पूरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो भी है पूरा GS1 में वो कराया जाएगा। ऐसे GS2 GS3 सारे कराए जाएंगे, GS6 तक लेकर, यहाँ तक कि हिंदी और निबंध भी। आपको करना क्या है, बस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको केवल इतना काम करना है, बाकी काम हम करेंगे। तो चलते हैं, आज पहला क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा भारत का विभाजन क्या है, कैसे हुआ था,
और कब हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, भारत के विभाजन में सबसे बड़े कारण क्या थे दो, एक तो जिन्ना की महत्वाकांक्षा थी जो मुस्लिम लीग थी, और अंग्रेजों की जो कुटिलता थी, अर्थात अंग्रेज भी चाहते थे कि हो जाए ये भारत का विभाजन हो जाए, और उन्होंने भी क्या है उस टाइम मुस्लिम लीग का काफ़ी साथ दिया था। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए, जिन्ना की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों की कुटिलता ने भारत के विभाजन की रेखा खींची, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जब पूछता है व्याख्या, ये टेलेंडर वर्ड है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो इसमें क्या है, ये बता देना है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कुटिलता की थी और कौन कौन से वो कारण थे जो जिन्ना की महत्वाकांक्षा जिनसे जुड़ी थी, और उन्होंने कैसे भारत के विभाजन को आगे बढ़ाया। तो यही सब इसमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता था भूमिका, एग्जाम में आपको ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं लिखनी है, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन, इससे कम लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप 1 से 2 लाइन की लिखते हैं तो वेल एंड गुड, 2 से 3 की लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा तो कभी नहीं लिखनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं हम, जैसे आपको बताया था पहले भी, क्योंकि ये सब आपको इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर समझ जाएंगे तो फिर आप इनमें से काट छाँट कर लिख लेंगे। और जिसको काटने छाँटने में प्रॉब्लम होती है, तब भी छोटा आंसर करने में प्रॉब्लम होती है, वो हमें मैसेज करे अपनी कॉपी के साथ। आंसर राइटिंग जो कर रहा है कहीं भी कर रहा है तो उसको गाइड कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लिया, अब इसका उत्तर देखते हैं, ये भूमिका देखते हैं। देखिए 1997 अर्थात 1947 का भारत विभाजन आधुनिक विश्व इतिहास की एक अत्यंत हृदय विदारक घटना थी। तो आप इसकी ना तीव्रता को समझा रहे हैं हम, पहले ही क्या एग्जामिनर अगर पढ़ेगा तो वो हृदय विदारक घटना समझ जाएंगे कि ये जो बड़ी ही तीव्र घटना थी, इसकी तीव्रता ज़्यादा थी, पूरे भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। इस त्रासदी के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं थे। देखिए क्योंकि क्या लगता है सर कि धार्मिक कारण है कि हिंदू और मुस्लिम अलग रहना चाहते थे, लेकिन केवल यही कारण नहीं था, और भी कारण थे इसके पीछे। ये तो केवल फ्रंट पे जो दिख रहा है वही कारण था, बाकी कारण क्या थे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं भी किसी अपने देश का सुप्रीम लीडर बनूं, क्योंकि इधर क्या था, पटेल नेहरू जैसे बड़े दिग्गज नेता थे, तो उनकी पूछ थोड़ी कम हो रखी थी उस टाइम पर। लेकिन मुस्लिमों के बीच जो पॉपुलर थे, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक मुस्लिमों का अलग देश बना दिया जाए और अपना वहीं राज किया जाए। तो व्यक्तिगत कारण, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी इनकी हमेशा शुरू से रही है। जब अंग्रेज भारत में एंटर हुए तब इन्होंने यही किया है, आपसी राजाओं में क्या है फूट डलवाई और राज किया, कि सोची समझी रणनीति रणनीति सबसे प्रमुख कारक सिद्ध हुई। तो ये 2 कारक इसमें बड़े थे, धार्मिक कारक से भी बड़े। अब देखते हैं मेन बॉडी की डिमांड कैसे पूरी करनी है। देखिए पहला क्या है, जिन्ना की महत्वाकांक्षा, और दूसरा अंग्रेजों की कुटिलता। तो यही 2 बताने हमें, मुख्य चीज़ यही है। तो जब भी आप मेन बॉडी शुरू करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से लिखना शुरू कर देंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। मेन बॉडी का हमेशा जहाँ तक संभव है हेडिंग डालें, और संभव क्या है, हेडिंग आपको मिल ही जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हेडिंग बनाना आ जाएगा। तो यहाँ तो सीधा लिखा हुआ है कि जिन्ना की महत्वाकांक्षा, तो सीधा लिखिए जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रभाव किसके ऊपर, भारत के विभाजन पर। कैसे पड़ी इसकी, क्या क्या थे इसकी महत्वाकांक्षा, अब हम वो बताएंगे कौन कौन से इसने काम किए थे जिनसे पता चल रहा है कि इसकी महत्वाकांक्षा थी। देखिए पृथक राष्ट्र के की वैचारिक नींव। तो इसने क्या किया कि जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, पहले एक विचार आगे बढ़ाते हैं, तो इसने वही काम किया। 1940 के लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से जिन्ना ने क्या किया, 2 नेशन थ्योरी अर्थात द्विराष्ट्र सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया। पहले तो ये केवल बातें करते थे, अब इन्होंने क्या किया, लाहौर प्रस्ताव में पास करा लिया कि हम तो 2 राष्ट्र ही बनाएंगे, मानेंगे नहीं उसके अलावा। यह उनकी राजनीतिक शक्ति स्थापित करने की एक सोची समझी साजिश थी। तो जब आप मेंस में लिखेंगे, तो ये तो मैंने बताया समझाने के लिए, इसको आप छोड़ देंगे, केवल इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखने होंगे। और आप जब भी, ये मैं बार बार बताता हूँ, कॉपी चेक करते हैं तब भी, जब आपको 3 से 4 पॉइंट याद है तो आप ऐसे नंबरिंग करेंगे उसका ना, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जो हमारे निरीक्षक है, कॉपी चेक करने वाले, उनके ऊपर, कि देखिए इस बंदे ने 4 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, और 4 यहाँ लिखे 8, और 2 पॉइंट ये भी हो गए 10, है ना, और 1 पॉइंट ये हो गया 11। तो इसको ना भाई 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आराम से आपको 6 अंक दे देगा वो। और जब आप कम पॉइंट लिखोगे, 2 2 पॉइंट लिखोगे, थोड़ा उसको लगेगा कि कम लिखा हुआ है, भले ही आप स्टेटमेंट के अंदर बड़ा 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 पैराग्राफ लिख देंगे, लेकिन पॉइंट कम लगेंगे। तो पॉइंट्स को आप तोड़ना सीखिए। देखिए ये तो जैसे यहाँ है, इसको आप 2 पॉइंट्स बना सकते थे ऐसे, इसको यहाँ लिख दीजिए, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट की जरूरत है, तो मैंने एक बता दिया आपको, इतना लिखे केवल आप। ये इसलिए बताया कि अगर ये भूल जाते हैं तो कम से कम इतना तो याद रहेगा आपको।
देखिए फिर दूसरा सब हेडिंग डाले। देखिए ये होता है हेडिंग, इसको बोलते हैं सब हेडिंग। तो हेडिंग का प्रयोग करें, फिर सब हेडिंग का प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि यहाँ सीधा पॉइंट में लाइन बाय लाइन लिख दिया, सब हेडिंग डालते हैं तो वो बेस्ट रहता है। दूसरा सब हेडिंग क्या होगा? कांग्रेस के साथ संवाद का अभाव। तो इसमें फिर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार के बाद जिन्ना ने खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि घोषित कर दिया, इसकी जीत पकड़ ली। जबकि अभी तक क्या था, कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व था ही। आप 1909 के अधिनियम से जानते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा की गई थी। लेकिन ये क्या बोलते थे कि नहीं, मुस्लिमों को जो है वोट भी मुस्लिम ही देंगे। इनका मानना ये था कि मुस्लिम, जैसे अभी आरक्षण होता है सीटों का, जैसे ओबीसी और SC ST की सीट आरक्षण होती है, तो उस टाइम ये प्रावधान था। लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो ये और बड़ी जीत थी इनकी। तो संवाद एकमात्र प्रतिनिधि बनाया, तो इससे क्या हो, कांग्रेस के साथ सभी संवाद बंद। आप ऐसे लिख दिए, इतना लिखेंगे आप। 1937 में मुस्लिम लीग की हार, फिर एरो बनाकर लिखेंगे जिन्ना ने खुद को एकमात्र प्रतिनिधि बताया, फिर एरो करके लिख देंगे इससे संवाद ऐसे ठप। ऐसे लिख दो शॉर्ट में, बस 1 से 2 लाइन में आपका आ जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा लिखोगे तो वहाँ 3 से 4 लाइन लग जाएंगे आपको। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, जो एग्जाम में अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि भाई इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ भले ही हमने मॉडल उत्तर इतना बड़ा दिया हो, लेकिन ये मॉडल उत्तर फिर भी आप औरों को देखेंगे ना, कोचिंग उनके कंपेरिजन में आप देखेंगे तो बड़ा छोटा उत्तर दिया और पॉइंट में दिया हुआ है, जिससे कि आपको समझ आ सके सीधा। तीसरा क्या है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। भाई इसने क्या किया था आपको पता होगा। अगस्त कार्रवाई से बोलते हैं 1916 में, अगस्त 1946 में इन्होंने क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसे बोलते हैं। इससे क्या होगी, भयानक दंगे हुए। इसने बोला कि अब बात बात कोई मान नहीं रहा है, लड़ाई करो, मार काट करो। तो इससे इसने ना दंगों को जन्म दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ी। भाई द्वेष पैदा होगा, जब भी दंगे होंगे, कोई भी एक लोग मरेगा तो दूसरे धर्म के लोग चिढ़ेंगे। तो इसने ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। चौथा पॉइंट क्या था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रचार। इसने क्या किया कि लगातार ये जो अपनी द्विराष्ट्र थ्योरी है ना, हर जगह इसको उठाता रहा। अंग्रेजों के बीच भी, कांग्रेस के बीच भी, अपने लोगों के बीच भी, मुस्लिमों के, है ना। तो ये इसने क्या होगा, इसका लगातार प्रचार करने से क्या है कि सबके मन में ये घर बैठ गया कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकेंगे। ये घर बन गया था मुसलमानों के खास तौर से अल्पसंख्यकों के बीच में कि हाँ, हमें अलग हो जाना ही बेटर है। जबकि देखिए हजारों लाखों वर्षों से हिंदू मुस्लिम भारत में रहते हैं साथ में, कभी कभी किसी के मन में ऐसा विचार नहीं है, या अभी भी हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, अभी भी कोई विचार नहीं आता कि भाई अलग राष्ट्र बनेगा। लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि इतना इसका प्रचार कर दिया कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम तो रह ही नहीं सकते हैं एक साथ, इनके हित अलग अलग हैं। तो ये 4 पॉइंट इसके अंदर हो गए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी मांग क्या थी क्वेश्चन की, अंग्रेजों की कुटिलता। तो ये तो सर्वोपरि थी, ये तो शुरू से ही डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला था इनका पूरी दुनिया के ऊपर। फूट डालो और राज करो, ये इनका सिद्धांत था। इन्होंने क्या है, राष्ट्रीयता को कमजोर किया और मुस्लिम लीग को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तो आप इतना लिख दीजिए सीधा। दूसरा क्या था पॉइंट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो कम्युनल अवार्ड जो था ये 1932 में जो हुआ था। ये देखिए इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचक प्रणाली जैसे प्रावधानों का इन्होंने क्या है, वहाँ SC को भी अलग से पृथक निर्वाचन की मान्यता दी थी। तो ये पृथक निर्वाचन जो है मुस्लिमों के साथ तो चल ही रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि इसने विभाजन का आधार तैयार किया। शिमला समझौते की विफलता, देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। 1945 लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। वेवेल योजना के दौरान क्या हुआ, क्या था, अंग्रेजों ने जानबूझकर जिन्ना को वोट वीटो की शक्ति दी, जिससे क्या हुआ, कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई। भाई जब आप किसी एक व्यक्ति की बात ज़्यादा मानोगे, उसको ताकत दोगे, तो दूसरा पक्ष तो कमजोर हो जाएगा। इससे जिन्ना का कद और बढ़ा और उसको लगा कि हाँ भाई अब तो मैं ही सर्वोपरि हूँ और मैं जैसा चाहूँगा हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। इसके बाद सबसे बड़ा कारण एक और क्या था, माउंटबेटन योजना। इन्होंने क्या किया, बिना कोई ठोस रणनीति बनाए यो विभाजन की रेखा खींच दी, और इससे क्या हुआ, हजारों दंगे हुए, मुसलमान बड़े पैमाने पर मारे गए, और उसके बाद तो कुछ बात का संवाद का समय था ही नहीं। तो फिर सबने क्या सोचा, कांग्रेस ने भी बोला कि चलो यार अब तो विभाजन हो ही जाए, इसी में राष्ट्र की भलाई है। देखिए अब ये तो अलग अलग हुए। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे ना तो आपका उत्तर पूरा हो चुका है, आपको केवल निष्कर्ष लिखना है। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये ज़्यादातर बच्चे लिखेंगे जो भी 3-4 बार मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं। आपको थोड़ा अलग क्या करना है, और वो लोग भी अलग क्या करते हैं जो टॉपर्स होते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन अर्थात जो पूछा वो तो बताएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दोगे।
जैसे आप देखते हो किसी होटल में आप जाओगे, अगर आपने कुछ खाना ऑर्डर किया और बिना कहे वो आपको सैलेड दे रहा है और बाद में मीठे में कुछ सौंफ वगैरह और मिश्री भी दे रहा है, तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही एग्जामिनर का भी दिल खुश करना है आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे। अब क्या बताएंगे, इन दोनों को मिलाकर बताएंगे हम कि संयुक्त जो है साझा भूमिका क्या थी, जिन्ना की और अंग्रेजों की। जिन्ना का क्या था शॉर्ट में बता देंगे, सत्ता में समान भागीदारी न मिलने की स्थिति में अलग देश बनाने की अड़ेगी जीत। अंग्रेजों ने क्या किया, समाधान निकालने के बजाय क्या किया, इन्होंने मतभेदों को हवा दी, जिससे उनके औपनिवेशिक हित सध सके। आज भी आप देखते होंगे अमेरिका क्या है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं काफ़ी सारे देश। खासतौर से जो जितने भी अंग्रेज देश है वो पाकिस्तान को भी पूरा महत्व देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, एक घिसा पिटा नेशन है, एकदम राष्ट्र के नाम पर धब्बा है। तो ये विभाजन अगर नहीं होता तो आज भारत कितना बड़ा देश होता, कितनी बड़ी सुपर पावर होती आज फिर से भारत। लेकिन भारत तो क्या है, अभी भी सुपर पावर है और पाकिस्तान जहाँ से निकला था उससे भी पीछे चला गया है। छोड़िए, ये तो आज की बात है। फिर इसके दुष्परिणाम क्या हुए, दोनों की जो भूमिका थी, इसका अंत पंजाब और बंगाल में रक्त रंजित बंटवारे। पंजाब में देखे ना, क्योंकि पंजाब और बंगाली बटने थे, जो भाई इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान था, इधर पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश जिसे बोलते हैं। पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तानी था ना, तो यहाँ भी दंगे हुए, क्योंकि भयंकर दंगे हुए। और पंजाब में तो आपको पता ही कितने सिख मारे गए थे, इधर से मुस्लिम मारे गए, तो दोनों तरफ भयंकर लोगों की जनहानि हुई। तो इसमें क्या हुआ, मानवता हारी अंततः। इससे क्या हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु और करोड़ों लोगों का विस्थापन हुआ। तो ये आप लिख देंगे ऐसे। इसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं एक छोटा सा। निष्कर्ष थे, भारत का विभाजन केवल एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि यह जिन्ना की व्यक्तिगत सत्ता पिपासा और अंग्रेजों की कूटनीतिक चालबाजी का संयुक्त परिणाम था। तो इतना आप लिख के छुट्टी कर सकते हैं, है ना। अगर इसके आगे भी लिखना, पेज बचा हुआ है तो लिख दीजिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ की भारी कीमत भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी एकता और अखंडता खोकर चुकानी पड़ी। तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए आप ना शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, कुछ कोचिंग क्या बोलता है कि आप ना ऐसे सिंपल भाषा का प्रयोग कीजिए। देखिए बिल्कुल सादी आम भाषा आप प्रयोग नहीं करेंगे, थोड़ा किताबी लैंग्वेज का भी प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है ना, आपने देखा होगा IAS PCS ऑफिसर कितने शालीनता से बोलते हैं, कितने अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं। तो आपको भी एक SDM की झलक आपके अंदर आनी चाहिए, शब्दों का चुनाव वैसे ही होना चाहिए। आप एकदम बिल्कुल देसी प्लेन भाषा यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अब अच्छा, ये तो आपको बता दिया पूरा कंटेंट। अब प्रेजेंटेशन की मैं बता देता हूँ थोड़ा ना। देखिए ऐसे बॉक्स बनाए आप, ऐसे नंबरिंग करें, बुलेट अच्छे से डालें, हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ क्या है, मैं 2 लाइन में लिख सकता था इसको, लेकिन अगर 3 पेज मुझे भरने हैं और प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है, तो इस प्रकार से डायग्राम बना दिया इसका। क्योंकि संयुक्त भूमिका है तो एक एरो इधर से निकाला, एक एरो इधर से निकाला, तो लगेगा कि हाँ संयुक्त भूमिका है। दुष्परिणाम थे तो इस प्रकार का डायग्राम बनाया। देखिए खतरनाक था, छोटा सा है, 1 सेकंड में लगेगा बनाने में, आधा सेकंड, लेकिन लगेगा कि हाँ कुछ आपदा सी आई हुई है। तो ये ना सब साइकोलॉजिकल चीज़ होते हैं। ये दिखने में छोटी लगेगी, मैं ऐसे बॉक्स बनाकर भी लिख सकता था दुष्परिणाम, लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग होगा। ऐसे लाइन में भी लिख सकता था, 1 और 2 पॉइंट जिन्ना और अंग्रेज, लेकिन और फिर ऐसे लिख सकता था नीचे उसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हुआ। लेकिन इस प्रकार से जब डायग्राम आप बनाएंगे तो एग्जामिनर देखते ही समझेगा कि यार 2 चीज़ें ये हो गई, एक एक्स्ट्रा है और वो भी इतने अच्छे से बताया इसने लड़के ने। तो नंबर आपको अगर 12 नंबर गए तो 6 से 7 नंबर आराम से आपको मिलेंगे 12 मार्क्स में से। तो ऐसे ही आपको आधा आधा एक एक नंबर हर क्वेश्चन में खींच लेना है। यही सिलेक्शन की रणनीति होती है दोस्तों। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, व्याख्या कैसे लगी, और क्या इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करें इसको। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है प्रोग्राम में थोड़ा परिवर्तन करने की, अभी 1-2 दिन में ही कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर जिस ढर्रे पे चलेगा वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमको भी डिसाइड करना होता है पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना है, क्या तैयार करना है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट वगैरह आपको लेना है, GS 2 से लेकर GS 3 से लेकर 4, 5, 6 और S से, इनका कंटेंट तैयार है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। अगर आपको किसी को चाहिए प्रैक्टिस के लिए, किसी को ज़रूरत है कि मुझे एक साथ प्रैक्टिस करनी है, तो वो ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी एक छोटी सी फीस है, बड़ी वाजिब सी, और क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन सभी में है। S से 21 है और GS 3 में 60 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, सिलेबस बड़ा है। तो इसके माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम कवर कराएगा। जिसकी भी तैयारी अच्छी है पहले से ही, केवल उसको अभ्यास करना है, वो कंटेंट ले सकता है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है इस नंबर पर।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और बताइए ज़रूर कमेंट करके कैसा आपको लग रहा है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट कमेंट नहीं करना है तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।